Hello everyone, today we will be discussing the axial deflection of composite bar. Composite bar क्या होता है? Composite bar वो बार है जिसको हम दो मटेरियल या तीन मटेरियल से बनाते हैं. तो सपोज ये बार है, यहाँ पे जो ये डायग्राम में दिखाया है ये बार, इसमें ये एक मटेरियल से बना है और नीचे वाला ये दूसरे मटेरियल से. ओके, सो इसका जो एरिया है दैट इज A1 और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E1. अब जो सेकंड पार्ट है इसमें दैट इज हैविंग एन एरिया ऑफ A2 एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज E2. सो हमने क्या करना है, जो इसमें लोडिंग लगाई कंडीशन में, जैसे इस पे टेंसाइल लोड लगाए P, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ अ टेंसाइल लोड P. अब जब इस पे लोड लगेगा P लोड लगेगा टेंसाइली, तो ये क्या है, टू डिफरेंट मटेरियल्स है, तो जो रेजिस्ट करने की पावर होगी दोनों मटेरियल्स की अलग अलग होगी. ठीक है, अब दोनों मटेरियल की जब रेजिस्टिंग पावर अलग अलग होगी तो P1 फोर्स ए रेजिस्ट करेगा फॉर एग्जांपल, और P2 दूसरा मटेरियल रेजिस्ट करेगा. तो फॉर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो टोटल लोड है दैट विल बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज P1 एंड P2. तो समेशन क्या हो जाएगा उसका, P1 प्लस P2. अब P1 जो है वो रजिस्ट कर रहा है मटेरियल 1 और P2 जो है दैट इज रजिस्टर्ड बाय मटेरियल 2. ठीक है, एज अब क्या है कंडीशन, अब देखिए जब ये क्या है, फॉर्मली जॉइंट है, दोनों मटेरियल क्या है एक साथ जॉइंट है, अब इनमें दोनों कंबाइंड लोड लगा रहे हैं, तो इसमें जो कंडीशन वो आती है दैट इज डिफ्लेक्शन इन वन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन टू. डिफ्लेक्शन इन वन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन टू से जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज P1 L1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू P2 L2 A2 A2. ये कहाँ से आता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो एक हो गया. फिर है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और एक है हमारे पास स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, अब ये इन तीनों के कंबाइन में हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैंने क्या किया, यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में स्ट्रेस की वैल्यू रख दी, स्ट्रेस की जगह आ गया P अपॉन ए, और यंग्स मॉडुलस की जगह आ गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो अपॉन में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बता, तो यहाँ से चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या बना, PL अपॉन AE. ठीक है, ये तो हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हो गया, PL अपॉन AE. तो यहाँ पे वन मटेरियल के लिए क्या होगा, P1 L1 और A1 E1. P2 L क्या लेंथ क्या सेम है यहाँ पे, इसलिए L1 नहीं लिखा है यहाँ पे, P2 L A2 E2. तो ये क्लियर है, तो डिफ्लेक्शन इन वन विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन टू. अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, मैंने डिफ्लेक्शन इन वन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन टू से वैल्यू निकाली, दैट इज P1 इज इक्वल टू P2, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर A1 E1 अपॉन A2 E2. ठीक है, ये P1 की वैल्यू आ गई. अब हमें पता है P का फॉर्मूला क्या है, टोटल P का है P1 प्लस P2. P1 की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे दैट इज P2 A1 E1 अपॉन A2 E2. ओके, प्लस P2. ठीक है, ये फॉर्मूला कौन सी फर्स्ट इक्वेशन में था, ये P1 प्लस P2. P1 की जगह हमने ये वैल्यू रख दी जो हमारी वैल्यू आई इक्वेशन 2 से. ठीक है, अब इसको एलसीएम लेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे तो P की वैल्यू क्या आएगी, A2 E2 एलसीएम आ गया, यहाँ बचेगा P2 A1 E1. ठीक है, प्लस अब ये क्या है P2, यहाँ 1 है डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा P2 A2 E2. ठीक है, अब ये वैल्यूज आ गया आपके पास. अब उसके बाद आप यहाँ से P2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से P2 कॉमन आ गया, बचेगा क्या ब्रैकेट में A1 E1 प्लस A2 E2 अपॉन A2 E2. अब P2 की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगी, दैट इज A2 E2 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में P. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, P1 की वैल्यू जो है दैट इज A इंटू A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2. तो ये हमने वैल्यू क्या निकाली है P2 की,
P2 की निकालिए तो P2 की चेक करेंगे, P A2E2 अपॉन A1E1 प्लस A2E2 क्या है, सेम आई वैल्यूज, देखिए जो हमने डिराइव करा वही आया, ठीक है। वैसे ही P1 की A1 की वैल्यू निकाल सकते हो, P1 की कैसे निकालोगे, P1 की निकालने के लिए हम यहाँ पर P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्या बोलते हैं, ये जो A1E2 है ये इधर चला जाएगा और ये जो A1E1 है ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी P2 की फॉर्म, तो P2 की जगह रखेंगे फिर उस कंडीशन में और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे को पता है कि डिफ्लेक्शन दोनों में सेम होता है, तो हमने क्या किया, P1 L1 अपॉन A1 E1, और आप ये भी लिख सकते हो P2 L2 अपॉन A2 E2, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन की जगह जहाँ पे P1 है तो P1 की जगह ये वैल्यू रखी है, दैट इज P अपॉन A1 E1, ठीक है। ये देखिए, आई होप ये क्लियर हो, ठीक है, ये समझ में आ गया हो। ये कंपोजिट बार्स के लिए। अब इसमें एक केस आता है कि देखिए नोट करके लिखेंगे दैट इफ अबव कंपोजिट बार इज रिप्लेस्ड बाय अनदर होमोजेनियस मटेरियल ऑफ सेम एरिया इक्वल टू A1 A2। अब हम एक ऐसा मटेरियल होमोजेनियस मटेरियल रखते हैं उसकी जगह पे, जो अभी हमने ये कंसीडर किया था, एक कंपोजिट बार, ठीक है। अब हम एक होमोजेनियस मटेरियल रखते हैं जिसका सेम एरिया है इक्वल टू A1 प्लस A2, दोनों बाहर के एरिया के इक्वल है और लेंथ क्या है, L है। तो हमने क्या किया, इक्वल एरिया लिया दोनों का एक होमोजेनियस मटेरियल का एंड जिसकी लेंथ है L। तो अंडर सेम एक्सियल डिफॉर्मेशन कंडीशन, जब क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्या होगा, अंडर द एक्सियल डिफॉर्मेशन कंडीशन, मतलब जब हम टेंसाइल लोडिंग उस पर लगाएंगे तो हमारा इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा, तो इक्विवेलेंट इलास्टिक मॉडुलस कितना हो जाएगा हमारा, डिफ्लेक्शन जो है हमारा क्या होगा, PL अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2, ये तो हमारा कंपोजिट बार के लिए। अब हमने जब उसको एक होमोजेनियस मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जिसका एरिया A1 प्लस A2 है, और E क्या हो जाएगा उसका, इक्विवेलेंट एरिया, उसका जो है दोनों बार्स का इक्विवेलेंट एरिया लेना है हमको। तो दोनों बार्स के लिए हमारा पहले क्या था, यंग्स मॉडुलस एक का E1 था एक का E2 था, तो इसका इक्विवेलेंट लेना है। तो इक्विवेलेंट कैसे लेते हैं, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू A1 E1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 प्लस A2, ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, दैट से ये कहता है न्यूमेरिकल में, स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2000 mm स्क्वायर। अब एक स्टील की रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2000 mm स्क्वायर एंड टू कॉपर रॉड्स, दो कॉपर की रॉड्स हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1000 mm स्क्वायर, टुगेदर सपोर्ट अ लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन। अब देखिए इसमें ये दो कॉपर की रॉड्स हैं, ठीक है, और ये बीच में एक स्टील की रॉड है, ये टुगेदर कितना लोड बेयर कर रहे हैं, 500 किलो न्यूटन एज शोन। सो हमको फाइंड करना है, फाइंड द स्ट्रेसेस इन द रॉड, टेक Young's modulus of elasticity of steel as 2 into 10 की power 5 and E of copper as 1.5 into 10 की power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपको E की वैल्यू पता है, एरिया की वैल्यू पता है, लोड की वैल्यू, ठीक है। अब हमने ये कैसा मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल है, क्या इसमें अलग अलग मटेरियल को शो कर रहा है कि ये अलग मटेरियल का जो सेटअप है ये 500 किलो न्यूटन का लोड बेयर कर रहा है, ठीक है। इतनी अगर कंडीशन क्लियर है तो अभी हमने डिस्कस किया था कि पहली कंडीशन क्या होगी कि डिफ्लेक्शन इन वन विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन टू। ये तो कंपोजिट बार की कंडीशन है, जितना डिफ्लेक्शन एक मटेरियल में होगा उतना ही डिफ्लेक्शन दूसरे मटेरियल में होगा। पहले जो हमारे पे नोन है वो हम उसको लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्टील इज 2000 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ कॉपर इज 1000 mm स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्टील इज 400 mm स्क्वायर, लेंथ ऑफ कॉपर इज 300 mm, सॉरी mm स्क्वायर नहीं था, mm था, ठीक है, लेंथ की बात कर रहे हैं। फ्रॉम द कंडीशन, अब हमारे पास कंडीशन क्या है, मैंने कहा था फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जितना एक मटेरियल लोड बेयर करेगा, यहाँ पे क्या है, टोटल लोड है 500 किलो न्यूटन, ये क्या इक्वली डिवाइड होगा तीनों रॉड्स में, कितना होगा, अगर P1, अगर कॉपर के दो सेम बार है तो कॉपर के सेम जो बार है वो सेम ही लोड बेयर करेंगे, मतलब अगर
20 किलो न्यूटन कॉपर का करेगा तो ये वाला भी 20 का करेगा, तो टोटल 40 हो गया। तो ट्वाइस कॉपर का सेम रहेगा, मतलब अगर 20 ये कर रहा है तो 20 ही कॉपर का करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल लोड विल बी बेयर बाय स्टील का लोड प्लस 2 टाइम्स द कॉपर। समझ में आ गया कि अगर एक कॉपर की रॉड है, अगर वो 20 किलो न्यूटन बेयर करती है तो दूसरी वाली भी 20 न्यूटन बेयर करेगी, क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, तो बेयरिंग स्ट्रेंथ भी सेम होगी। ठीक है, अब जब तो हमने क्या कर दिया, टोटल जो लोड है वो किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक होगा स्टील का, एक होगा कॉपर का, प्लस दूसरी रॉड ऑफ कॉपर, तो दोनों का क्या है, सेम ही करता है, तो ट्वाइस द कॉपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, लोड, ये क्या है, लोड है इन स्टील, तो फोर्स है एक तरह का, तो फोर्स बेयर करेगा, तो स्ट्रेस इनटू एरिया प्लस स्ट्रेस इनटू एरिया ट्वाइस है स्ट्रेस इनटू ऑफ कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर इक्वल टू पी। अब इस इक्वेशन बन गई, एरिया ऑफ स्टील कितना है 2000 mm स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, इनटू स्ट्रेस प्लस 2 into 1000 mm स्क्वायर, 2 into यहाँ पे एरिया ऑफ कॉपर है 1000 mm इनटू सिग्मा सी यू इक्वल टू टोटल लोड दैट इज 500। अब यहाँ पे है 500 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में अगर हमको आंसर चाहिए, क्योंकि हमारी ई की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में, तो हम इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में करेंगे तो इनटू 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको एक चीज याद रखनी है दैट जब हम यूनिट्स में डील करेंगे तो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 6 पास्कल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 गीगा पास्कल जो होता है दैट इज 10 की पावर 3 मेगा पास्कल के बराबर होता है, और 1 मेगा पास्कल जो होता है दैट इज 10 की पावर 6 पास्कल के बराबर होता है। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 3 पास्कल, और 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मेगा पास्कल। अब जब आपको ये वाली यूनिट्स पता है, 1 गीगा पास्कल, मेगा पास्कल, किलो पास्कल, तो आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको ये चीजें कन्वर्जन पाता है तो आप इसको इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। अब जब कंपोजिट सिस्टम है ये, अब कंपोजिट सिस्टम के लिए हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे को पता है कि एक में जो डिफ्लेक्शन होता है वो दूसरे के डिफ्लेक्शन के बराबर, तो हमने यहाँ लिख दिया डिफ्लेक्शन इन स्टील इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन कॉपर। अब हम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, P1L1 अपॉन A1 E1, ये होगा P1 E1 अपॉन A1 E1 P1 L1। ठीक है, अब ये क्या है, लोड अपॉन एरिया। ये तो स्टील के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टील के लिए क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस हो जाएगा, तो सिग्मा ऑफ स्ट्रेस इनटू लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल टू, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, सिग्मा इन कॉपर इनटू L ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ। इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपकी वैल्यू आ गई, सिग्मा ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ 1.25 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ कॉपर। अब ये आपको सेकंड इक्वेशन पता लगी। अब सिग्मा ऑफ स्टील की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख सकते हैं फर्स्ट वाले की जगह। फर्स्ट वाले में अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, यहाँ पर रख दिया सिग्मा ऑफ स्टील की जगह 1.25 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ कॉपर, तो सिग्मा ऑफ कॉपर की वैल्यू आ गई 111.11 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और यही चीज अब मैं सेकंड इस वाली इक्वेशन में रखूंगा तो सिग्मा ऑफ स्टील हो जाएगा 1.25 टाइम्स ऑफ 111.11। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 138.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इसमें कॉन्सेप्ट जो था वो था डिफ्लेक्शन इन वन मटेरियल विल बी इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन सेकंड कंपोजिट बार, और एक आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस कैसे निकालना है, दैट इज A1 E1 प्लस A2 E2। अगर तीन मटेरियल होंगे तो आप तीनों का एरिया पहले मल्टीप्लाई करेंगे, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, उससे आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम उस सेटअप को किसी एक होमोजेनियस मटेरियल से रिप्लेस करते हैं जिसका यंग्स मॉडुलस इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस के बराबर होगा उस सेटअप के, तो वो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं वो आप समझ गए। ठीक है,
कंपोजिट बार्स क्या होते हैं वो आपको बता दिया। तो एज हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल बार्स में जब हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और एक्सियल रिफॉर्म डिफ्लेक्शन हम जब कंपोजिट बार्स में निकालेंगे तो वो इस तरह से निकालेंगे, जिसमें हम लोड को पहले दोनों मटेरियल्स में डिवाइड करेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन वी नो दैट एज द मटेरियल इज जॉइंट फुली, तो उसमें क्या होता है दोनों मटेरियल में इक्वल डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, so that's it for today, so thank you very much.